वेलकम टू निट मोड। जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी पीओ और क्लर्क का एग्ज़ाम जो है वो टल चुका है। उसकी कोई डेट नहीं आई है, लेकिन 18 अक्टूबर को ग्रामीण बैंक के और भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जिनमें कि इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स है जीवीओ, उसके अलावा ऑफिसर स्केल 3, एग्रीकल्चर ऑफिसर और बाकी के एग्रीकल्चर के अलावा बाकी के आरआरबी एग्ज़ाम्स जो हैं वो होने वाले हैं। अब इन सारे एग्ज़ाम्स में एक कॉमन जो लिंक है वो कॉमन लिंक है जनरल अवेयरनेस, फिनेंशियल अवेयरनेस और कंप्यूटर। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसमें स्कोर करते हो तभी आप फाइनल सिलेक्शन अच्छे मार्जिन से ले पाओगे, चाहे वो बात लीगल की हो, स्पेशलिस्ट अफसर की या किसी भी एग्ज़ाम की, ग्रामीण बैंक की। तो लेट मोड पे हम लेकर आए हैं आपके लिए कंप्यूटर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, पिछले 2-3 सालों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं इस एग्ज़ाम में जो कि होने वाला है आरआरबी का। इसके अलावा पीओ और क्लर्क जिसकी डेट नहीं आई है उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, और यह वीडियो जो है यह एक सीरीज चलेगा और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, लगभग 100 क्वेश्चंस तो डिस्कस होंगे ही होंगे पिछले 2-3 साल के। तो आप लूसेंट, अरिहंत जहाँ से भी पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। उसके अलावा ये हमारे वीडियोस आप देखो, और हमारा जीए प्लस फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो कोर्स है वो चल रहा है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो यहाँ, और इस वेबसाइट पे जाके और आप देख सकते हो जो कोर्सेस हैं उसके अंदर आपको जीए, फाइनेंशियल अवेयरनेस और कंप्यूटर का कोर्स भी मिल जाएगा, तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज हैज़ द हाइएस्ट रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी क्या होता है? तो कंप्यूटर जो है काफ़ी फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है विदाउट एनी ह्यूमन एरर, क्योंकि इंसान जब काम करता है तो वो थक जाता है और आराम करता है, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं है। बस उसे पावर मिलती रहे, वो काम करता रहेगा, वो रिलायबल होता है। वो 100 बार अगर कैलकुलेशन करेगा तो 100 बार करेक्ट आंसर देगा, लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है, इंसान गलती कर सकता है। तो सवाल में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी हैज़ द हाइएस्ट रिलायबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है मेश टोपोलॉजी। तो मेश जो है कि वो सारे नोड्स जो है क्रॉस करते हैं, तो अ फुल मेश टोपोलॉजी प्रोवाइड्स अ कनेक्शन फ्रॉम ईच नोड टू एवरी अदर नोड ऑन द नेटवर्क। दिस प्रोवाइड्स अ फुल्ली रिडंडेंट नेटवर्क एंड इज द मोस्ट रिलायबल ऑफ ऑल नेटवर्क्स। ठीक है, तो सारी चीज़ें कनेक्ट है, प्रॉपर मेश क्रिएट हो रहा है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है। एरर का चांस यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है। Let's move to second question. Which among the following term is used for unauthorized copying of software to be used for personal gain instead of personal backups? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सॉफ्टवेयर पायरेसी, जो कि क्लियरली दिख रहा है। और सॉफ्टवेयर पायरेसी जैसे कि आप अगर विंडोज़ के सॉफ्टवेयर्स इलीगली यूज़ करते हो या पुराने वर्जन्स यूज़ करते हो, तो वह एक तरह से सॉफ्टवेयर पायरेसी का केस है, जो कि इंडिया में काफ़ी धड़ल्ले से होता है, क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर है नहीं इतने महंगे सॉफ्टवेयर खरीदने की, तो वो यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर पायरेसी। Let's move to question number 3. EDBIC code can support how many different representations of characters? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 256। अब EBCDIC का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। यह 8 बिट का कैरेक्टर है जिसको IBM मेन फ्रेम में यूज़ किया जा सकता है। सिंगल बाइट EBCDIC जो है वह 8 बिट्स का होता है, विच आर डिवाइडेड इन 2 पीसेस। और चूंकि ये 8 बिट्स का होता है इसीलिए ये 2 का पावर 8। तो जैसे ही आप 2 का पावर 8 करोगे तो ये आता है 256, इसलिए इसका आंसर हो गया 256। आगे बढ़ते हैं। द मेन वेब पेज ऑफ अ वेबसाइट इज ऑल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, होम पेज। तो किसी भी वेबसाइट का जो होम पेज होता है, जैसे आप हमारे वेबसाइट पे जाओगे litmode.in पे, जो तो पहला पेज खुलेगा उसे बोलेंगे हम लोग होम पेज। ठीक है, तो ये बाई डिफ़ॉल्ट होता है, और यहाँ पे index.htm या index.php की कोडिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक क्या होता है? तो आप इसको पॉज करके करेक्ट आंसर चेक कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर वह है ऑप्शन है, इट्स अ टेक्स्ट और इमेज दैट यू कैन क्लिक ऑन टू जंप टू अ न्यू डॉक्यूमेंट पेज। तो बेसिकली कोई भी आपको लिंक दिखता है जो ब्लू कलर का होता है, या फिर आपको थोड़ा सा अंडरलाइन दिखता है जिसको क्लिक करने से आप कहीं और जंप कर जाते हो। और टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, जैसे ऐड आते हैं वो भी हाइपर लिंक है, और टेक्स्ट आता है वो भी बिल्कुल भी हाइपर लिंक ही है। तो हाइपर लिंक का मतलब है कहीं भी आपको वो अगर जंप करा दे किसी नए पेज पे, चाहे वो इमेज हो और टेक्स्ट हो, तो उसे हाइपर लिंक बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ टेक्निक यूज्ड टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर्स वेयर बाई द इंट्रूडर सेंड्स मैसेजेस टू अ कंप्यूटर विद एन एड्रेस इंडिकेटिंग दैट द मैसेज इज कमिंग फ्रॉम अ ट्रस्टेड होस्ट। अब यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसका आप आंसर ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है IP स्पूफिंग। स्पूफिंग जो एक एक्ट है दैट इज़ टू डिस्गाइज अ कम्युनिकेशन फ्रॉम एन अननोन सोर्स एज बीइंग फ्रॉम अ नॉन ट्रस्टेड सोर्स। तो बेसिकली आपको लगेगा कि वो किसी नॉन सोर्स से आ रहा है, बट वहाँ पे कुछ चीज़ें होगी जिसके कारण आप जो है फंस जाओगे, और इसे हम स्पूफिंग बोलते हैं। और यह थोड़ा सा जो है वो IP एड्रेस के साथ छेड़छाड़ करते हैं, इसीलिए
इसको आईपी स्पूफिंग बोलते हैं, क्योंकि अनऑथराइज एक्सेस ये आपके कंप्यूटर का ले लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आईपी स्पूफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप इन कंप्यूटर। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यह सबको पता है मोबाइल और कंप्यूटर में क्या होता है इसका मतलब। यह ओरिएंटेशन को बताता है। जैसे अभी मैं आपको ये जो पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको लैंडस्केप मोड में, और इसको मैं सीधा कर दूंगा तो ये पोर्ट्रेट हो जाएगा। आजकल तो कैमरा में भी पोर्ट्रेट मोड आने लगा है, तो आप जब सीधी रखते हो फ़ोन को एकदम, तो वो पोर्ट्रेट है, और जब आप उसको 90 डिग्री से ट्विस्ट कर देते हो तो दैट्स लैंडस्केप मोड। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर्स ऑफ ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाई। इसका करेक्ट आंसर है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो इंटरनेट एक्सेस जो है वो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस इज ऑल्सो कॉल्ड ए कॉन्सेंट्रेटर। तो कॉन्सेंट्रेटर जो होता है वो होता है हब। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे डेटा को ट्रांसमिशन सिग्नल के थ्रू फॉरवर्ड किया जा सकता है, और हब जो है उसको रेफर करते हैं हम कंसेंट्रेटर नाम से भी, जो कि लैन में यूज होता है। और यह प्रोडक्ट जो है नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइसेस को हेल्प करता है और पेरिफेरल डिवाइसेस को एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट टाइप ऑफ वेब टेक creates an online community where people can make statements and others can read and respond to those statements। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्लॉग। ब्लॉग इज वेब टेक्नोलॉजी क्रिएट्स एन ऑनलाइन कम्युनिटी वेयर, मतलब बेसिकली विचारों का आदान प्रदान जहाँ पे हो वो ब्लॉग है। तो कोई भी वेबसाइट है, जैसे कि फेमस ब्लॉग्स हैं, चाहे वो किसी का भी हो, तो वहाँ पे आदान प्रदान होती है चीज़ों की, तो वो है ब्लॉग। ठीक है, तो बहुत सारे ब्लॉग हैं जो कि फेमस हैं, आप वहाँ पे जाके ज्ञान अर्जित कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई इन कंप्यूटर। तो ईडीआई का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। यह एक बिजनेस इंफॉर्मेशन की जानकारी देता है स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में। ए प्रोसेस विच अलाउज वन कंपनी टू सेंड इन्फॉर्मेशन टू अनदर कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली rather than with paper। बिजनेस एंटिटीज कंडक्टिंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली आर कॉल्ड ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो ईडीआई में पूछ सकते हैं आपसे कि आई का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे इंटरचेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉमा सिंबल इन एमएस एक्सेल। तो कॉमा सिंबल का क्या मतलब है एमएस एक्सेल में। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है आर्गूमेंट को सेपरेट करने के लिए। तो स्प्रेडशीट में जब भी आप कॉमा लगाते हो तो ये जो है उस फॉर्मूला को सेपरेट कर देता है उससे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि इफ़ a1 ग्रेटर दैन 0 गुड कॉमा बैड, तो अगर a1 ग्रेटर दैन 0 है तो आंसर जो इसका होगा गुड होगा। अगर नहीं है, अगर 0 से a1 की वैल्यू जो है वो कम है, तो इसका वैल्यू जो है बैड होगा। यहाँ ग्रेटर दैन इक्वल भी है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। तो कॉमा का मतलब जो है वो है यहाँ पे कि सेपरेट करना, आर्गूमेंट को सेपरेट करना, उसके लिए यूज करते हैं। अब बस डेट कनेक्ट्स ए कंप्यूटर टू पेरिफेरल डिवाइसेस इज कॉल्ड। तो इसको एक्सटर्नल बस बोलते हैं या एक्सपेंशन बस। तो इलेक्ट्रॉनिक पाथवे से बना होता है और इसका जो काम है वो है कनेक्ट करना डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस को, सच एज प्रिंटर एक्सेट्रा, टू द कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट एज दैट सर्व एज अ नेविगेबल विंडो इनटू द वेब कॉल्ड एज। तो इसका आंसर है वेब ब्राउजर। तो माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, बिंग सॉरी ये सर्च इंजन है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ये सारे जो हैं, सफारी, ये बेसिकली वेब ब्राउजर्स हैं। बट बिंग की बात हो गई या गूगल की बात हो गई, डक को, तो ये सर्च इंजन है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहो। और नीचे आप देख भी सकते हो कि प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट एज दैट सर्व्स एज नेविगेबल विंडोज इनटू द वेब आर कॉल्ड वेब ब्राउजर्स। माइक्रोसॉफ्ट एज इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय Microsoft. It was first released for Windows 10 and Xbox One in 2015, then for Android and iOS in 2017, and for Mac OS in 2019 with the preview release for Linux coming in October 2020. तो इतनी जानकारी मिलती है आपको इस क्वेश्चन से। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स थे, बहुत ही विजनरी आदमी। पोलियो को इंडिया से ख़त्म करने में उनका अहम योगदान रहा। इसके अलावा अभी इसके सीईओ जो हैं वो है सत्या नडेला। अगेन वो एक इंडियन है और भारत का नाम अमेरिका में रोशन कर रहे हैं, और मणिपाल से पढ़े हैं वो। उनके पिताजी थे वो आईएएस अफसर थे, लेकिन उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी सरकारी नौकरी में और यूपीएससी में, तो वो अमेरिका चले गए। अब माइक्रोसॉफ्ट को लीड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सेल्फ कंटेंट स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम है कि जो भी आप सोचते हो, मान लो कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, तो सॉफ्टवेयर बनाने के पहले आप कोड लिखते हो, बट जो कोड्स है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आप लिखते हो, और कैसे वो सॉफ्टवेयर काम करेगा कोड के थ्रू, इसको आप समझने के लिए एक एल्गो लिखते हो। तो एल्गो एक स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ ऑपरेशन है जो कि आप लिखते हो, और उस एल्गो को आप कोड में ब्रेक करते हो। तो एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। दिस कैन बी अ सिंपल प्रोसेस सच एज मल्टीप्लाइंग टू नंबर और a complex operation such as playing a compressed video file. Search engines use proprietary algorithms to display the most relevant results from their search index for specific queries. तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको दिमाग में बिठा लो। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम इन ए स्प्रेडशीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सेल। तो जहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन होता है रो और कॉलम का, उसको हम बोलते हैं ऑप्शन डी, सेल।
तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो एक्सप्लेनेशन में, द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल, आल्सो कॉल्ड अ स्प्रेडशीट. द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड ए रो ऑन you enter data into cells to create a worksheet. The active cell contain the cell pointer and so on so forth. Question number 17. Which of the following is a set of rules computers use to talk to each other? तो इसका आंसर आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करो. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोटोकॉल. ए प्रोटोकॉल इज स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. दिस रूल्स इंक्लूड व्हाट टाइप ऑफ डेटा में बी ट्रांसमिटेड, व्हाट कमांड्स आर यूज्ड और टू सेंड एंड रिसीव डेटा, एंड हाउ डेटा ट्रांसफर्स आर कन्फर्म्ड. यू कैन थिंक ऑफ ए प्रोटोकॉल एज ए स्पोकन लैंग्वेज. तो कंप्यूटर्स जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बातचीत करते हैं. 18वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी हैव ए सेंट्रल कंट्रोलर और ए हब. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है स्टार टोपोलॉजी. तो जो स्टार टोपोलॉजी है उसमें एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है और वो सारे नोड्स को इंडिविजुअली कनेक्ट करता है, एक सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट जिसे कि हम हब या स्विच बोल सकते हैं. और स्टार टेक्स मोर केबल देन एग्जाम्पल ऑफ बस, बट द बेनिफिट दैट इफ अ केबल फेल्स ओनली वन नोड विल बी ब्रॉट डाउन. विच शॉर्टकट की यूज टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन MS विंडोज़. तो MS विंडोज़ में न्यू फोल्डर के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+Shift+N. तो इसको आप जैसे ही प्रेस करोगे तो एक नया फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाता है. 20. द फर्स्ट कंप्यूटर्स वेयर प्रोग्राम्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज. तो इसका आंसर होगा मशीन लैंग्वेज. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है, तो मशीन लैंग्वेज में ही पहला कंप्यूटर बना होगा. असेंबली लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज का मतलब 0-1 जहाँ केवल यूज़ हो रहा है, क्योंकि कंप्यूटर 0-1 समझता है. असेंबली लैंग्वेज का मतलब है अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स या नंबर्स. तो असेंबली लैंग्वेज बाद में आई, बट असेंबली लैंग्वेज जो कोडेड होते हैं वो मशीन लैंग्वेज में होते हैं. जैसे ए को लिखा जाता है और 4x1 या बी को लिखा जाता है 1110. तो ऐसे करके असेंबली लैंग्वेज होता है. सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, ये एकदम अलग चीज़ हो गई. तो यह 20 क्वेश्चंस पिछले साल के 2 साल से आपको डिस्कस किया है मैंने, और इसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस आप फिर से रिपीट होते देख सकते हो. शॉर्टकट्स खूब आते हैं, तो आप शॉर्टकट्स जितना भी आपको इंटरनेट पर मिले उसको आप प्रैक्टिस करो. हमारे कोर्स में अगेन वहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस हो रहे हैं, और फाइनेंशियल अवेयरनेस जिसमें कि फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, बैंक्स में क्या घटनाएं घट रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और कंप्यूटर. तो इस पे कोर्स चल रहा है. मैं अगेन आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वेबसाइट पे जाएं, कोर्सेज पे क्लिक करें. कोर्सेज के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी. कोई भी आपको डाउट हो तो आप email ID पे हमारी support@litmod.in पे मेल भी कर सकते हो. वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपका फीडबैक है कमेंट करें, क्योंकि आगे और भी वीडियोस आने वाले हैं. तो जो भी आपका फीडबैक होगा मैं उसको आगे के वीडियोस में इंप्लीमेंट करूंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. और आप सक्सेसफुल हो आगे के एग्जाम्स में, और जल्दी से जल्दी आपको एक नौकरी मिले, यही हमारी ख्वाहिश है. हमारा टारगेट भी यहाँ पे होता है नौकरी दिलवाना, ना कि केवल तैयारी करवाना, क्योंकि तैयारी तो सब करवा रहे हैं. हमें हमारा जो भी कंटेंट है, जो भी काम है, वह बस इसलिए है ताकि आपको जल्दी से जल्दी नौकरी मिले. इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा. गॉड ब्लेस यू.